अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। आज की कुछ खास इंटरनेशनल खबरें हैं जिसे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट के एक के बाद एक देश परेशानियों से घिरते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सारी परेशानियां इस वक्त मिडिल ईस्ट में ही आ रही है। वहीं फ़िलिस्तीन और इसराइल के सीज़ फायर के बाद ईरान और अमेरिका के हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ईरान पर कभी भी अमेरिका अटैक कर सकता है। लेकिन वहीं ईरान अपनी पूरी तैयारी अमेरिका के खिलाफ कर रहा है और ईरान बिल्कुल भी इस वक्त अकेला नहीं है, क्योंकि इस वक्त रूस और चीन खुलकर ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं। इस वक्त ईरान में लगातार एक हफ्तों से रूस और चीन के लगातार मालवाहक विमान उतरते हुए देखे जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि रूस और चीन लगातार ईरान को ऐसे ख़तरनाक हथियार दे रहे हैं जिससे ईरान अमेरिका का मुकाबला कर सके। और अगर अमेरिका ईरान पर कोई भी बड़ा अटैक करता है तो ईरान अपने डिफेंस सिस्टम के ज़रिए अमेरिकी फ़ाइटर जेट या अमेरिकी मिसाइल को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम हो। खबरें आ रही है कि इस वक्त चीन अपने सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B ईरान को देने जा रहा है, जिससे ईरान अपने डिफेंस को और मजबूत कर सके। और वहीं ईरान को जदीद मिसाइल सिस्टम भी रूस और चीन के तरफ से दिए जा रहे हैं, जिससे ईरान अमेरिका से अपना दिफा कर सके और अमेरिकी हमला होने पर ईरान अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सके। रूस और चीन ईरान को अब इस लेवल तक युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर बड़ा अटैक करता है तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने के बजाय सीधा अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल लॉन्च करे और वह डायरेक्ट अमेरिका पर हमला करे। क्योंकि रूस और चीन का मानना है कि अगर इस जंग में ईरान को अगर सीधा नुकसान पहुंचाया जाता है और ईरान के रिजीम को अमेरिका द्वारा बदलने की कोशिश की जाती है तो इसे ईरानी हुकूमत अपने लिए सबसे बड़ा इमरजेंसी मानते हुए दुश्मन देश अमेरिका पर डायरेक्ट हमला करने की कोशिश करे और अमेरिका को उसी के भाषा में जवाब दे। जैसा कि अमेरिका को यह एहसास ही न हो कि ईरान इतना बड़ा जवाब अमेरिका को दे सकता है और अमेरिका पर ईरान डायरेक्ट हमला करके अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे सकता है। शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आपस में ईरान पर हमले करने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वह ईरान पर हमला करें, क्योंकि ईरान वेनेजुएला जैसा कोई कमज़ोर देश नहीं है जो अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब भी न दे सके। इजराइल इससे पहले ईरान के हमलों को झेल चुका है, तो इस बात को इजराइल बखूबी जानता है कि ईरान क्या कर सकता है। अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है और ईरान अमेरिका से बदला लेने में किसी तरह से नाकाम साबित होता है तो वह अपना पूरा भड़ास इजराइल पर ज़रूर निकालेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध करवाने वाला अगर कोई देश है तो वह इजराइल है और इस बात को ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। अगर किसी भी वजह से ईरान अमेरिका पर हमला करने में नाकाम होता है या फिर किसी वजह से अमेरिका पर हमला नहीं कर पाता है तो ईरान इस बार ज़रूर इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से ज़रूर ख़त्म कर देगा और ईरान अपना सारा गुस्सा और अपने मिसाइल सिटी की पूरी ताकत को इजराइल पर पूरी तरह से ईरान ज़रूर आजमाएगा, क्योंकि ईरान ने जिस मिसाइल सिटी को तैयार किया है वह ख़ास तौर से इजराइल और अमेरिका के लिए ही तैयार किया है। अगर मान भी लें कि अमेरिका ईरान के हमलों से बच जाता है, लेकिन इजराइल किसी भी सूरत ईरान के हमले से नहीं बचने वाला है, क्योंकि इजराइल ईरान के सबसे कम दूरी के रेंज के मिसाइल के अंदर भी आता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ईरान इजराइल को पूरी तरह से इस बार तबाह कर सकता है। इसी चीज़ को लेकर इजराइल और अमेरिका लगातार आपस में संपर्क में बने हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान का जवाबी हमला इजराइल पर ही होगा। और शायद इसीलिए ही अमेरिका ईरान पर हमला करने में देरी कर रहा है, वरना अमेरिका के पास इस वक्त ईरान पर हमला करने के बजाय रुकने का दूसरा कोई मकसद नहीं है। अमेरिका इस वक्त सिर्फ इजराइल के वजह से ही ईरान पर हमला करने से बच रहा है कि कहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद न कर दे। और इस वक्त इजराइल और अमेरिका के बीच इसी चीज़ को लेकर नए स्ट्रेटेजी पर काम किया जा रहा है। यही कशमकश इजराइल और अमेरिका को ईरान पर हमला करने से रोके हुए है। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन मिडिल ईस्ट में अपने सबसे महत्वपूर्ण इत्तेहादी ईरान को पूरी तरह से मजबूत करने में लगे हुए हैं और वह नहीं चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करके ईरान की सरकार को गिरा दे।
इसके लिए रूस और चीन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी चीज़ को लेकर अमेरिका और इजराइल काफ़ी खौफजदा हैं और वह ईरान पर हमला करने की नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिससे ईरान पर हमला भी हो जाए और अमेरिका इजराइल पूरी तरह से महफूज रहें। इसी बौखलाहट की वजह से अमेरिका ईरान पर हमला करने से अभी तक डर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मिलिट्री के मूवमेंट भी ईरान के खिलाफ देखे जा रहे हैं। अमेरिका अपने सबसे जदीद समुद्री एयरक्राफ्ट USS अब्राहम लिंकन को भी साउथ चाइना सी से हटाकर ईरान की तरफ रवाना कर चुका है। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिससे साफ है कि अमेरिका ईरान पर आज नहीं तो कल हमला ज़रूर करेगा, लेकिन वह ईरान पर हमला करने के लिए नई स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन भी अपने मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े इत्तेहादी ईरान को बचाने के लिए अमेरिका के खिलाफ नए नए स्ट्रेटेजी आजमा रहे हैं और वह ईरान को काफ़ी तेज़ी से मजबूत कर रहे हैं। ईरान में तो इस वक्त हफ्तों से रूस और चीन के मालवाहक एयरक्राफ्ट उतरते हुए देखे जा रहे हैं, जिसमें लगातार रूस और चीन भर भर के हथियारों को ईरान भेज रहे हैं, जिससे ईरान अपने डिफेंस को और अपने मारक क्षमता को मजबूत कर ले। मिडिल ईस्ट में ईरान के अलावा फ़िलिस्तीन और इजराइल के जंग, जो अभी अक्टूबर में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच सीज़ फायर करवाया था, जिसके बाद से अमेरिका की तरफ से करवाए गए इस सीज़ फायर के लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं। लेकिन बार बार इजरायली सेना गज़ा में सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है और लगातार इजराइल गज़ा में बड़े हमले कर रहा है। वहीं इन 3 महीनों के सीज़ फायर के बीच इजरायली हमलों में गज़ा में लगभग 100 फ़िलिस्तीनी बच्चे और लगभग 450 वयस्क फ़िलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। इस खबर को अल अरबिया न्यूज़ चैनल ने पॉइंट आउट किया है, जिसमें बताया गया है कि इन 3 महीनों के सीज़ फायर में इजराइल ने फिर भी गज़ा पर कितने घातक हमले किए हैं, जिसमें बच्चे और वयस्क दोनों को मिलाकर इन 3 महीनों में लगभग 700 फ़िलिस्तीनी लोगों की मौतें हुई है। वहीं इजराइल और फ़िलिस्तीन के इस संघर्ष के बीच और अमेरिका द्वारा 3 महीने पहले फ़िलिस्तीन में कराए गए सीज़ फायर के बाद फ़िलिस्तीन के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही है, जिसमें मिस्र के कैपिटल काहिरा में गज़ा को लेकर कुछ नए मीटिंग हुए हैं, जिसमें मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देल ने अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ से फ़ोन पर बात की और गज़ा के मसले पर काफ़ी तफसील से चर्चा किया गया, जिसमें गज़ा में किस तरह से शांति लाया जाए और गज़ा में कैसे फ़िलिस्तीनी समर्थक अंतरिम सरकार लाया जाए। इसी पर दोनों देशों के मंत्री ने काफ़ी देर तक चर्चा की, जिसके बाद फ़िलिस्तीनी मंत्रिमंडल जो काहिरा में इस मीटिंग के लिए पहुंचा था, उनसे भी काफ़ी लंबी बातचीत हुई, जिसमें अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों के सहमति से एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, जिसका अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया, क्योंकि गज़ा में फ़िलिस्तीनी रिजीम के तरफ से भी यह मांग था कि कोई इंटरनेशनल मीडिएटर हो जो इजराइल पर पूरी तरह से नज़र रख सके। इसके लिए अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बोर्ड ऑफ पीस के अध्यक्ष के तौर पर चुना है। वहीं इसके अलावा इस बोर्ड ऑफ पीस में गज़ा के 15 सदस्यीय टीम भी शामिल होंगे, जो यह 15 लोग मिडिल ईस्ट के देश और अमेरिका के साथ मिलकर यह तय करेंगे कि गज़ा के आगे का भविष्य क्या होगा और गज़ा में नए सप्लाई लाइन, नए मकान और बिल्डिंग और गज़ा में विस्थापित लोगों को फिर से किस तरह से इकट्ठा करके उन्हें सही सहूलियत और सही ज़िंदगी दिया जा सके। इन चीज़ों पर काम किया जाएगा, जिसमें गज़ा के भविष्य की बुनियाद आज मिस्र की राजधानी काहिरा में तैयार किया गया है, जिसमें अब गज़ा में आगे और क्या होगा इस पर और भी मीटिंग्स अभी काहिरा में होंगे और इस पर अभी लंबी चर्चाएं चलेगी। वहीं इजराइल अभी गज़ा के लिए मिस्र में हुए इस मीटिंग पर पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि अमेरिका इस मीटिंग में शामिल है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। शायद इजराइल इसीलिए अभी तक पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि इस वक्त अभी इजराइल अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी ईरान से भी इजराइल के जो लफड़े हैं उससे बचने के लिए इजराइल को अमेरिका की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे इजराइल अभी गज़ा को लेकर रणनीतिक और पॉलिटिकल तौर पर नई रणनीतियों के बारे में सोच रहा है और वह कोई और तरह से गज़ा को हथियाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इजराइल इतने आसानी से गज़ा को अपने हाथ से निकलने नहीं देगा, क्योंकि इजराइल ने 2 सालों में गज़ा में जिस तरह से तबाही मचाई है वह सिर्फ़ और सिर्फ इजराइल गज़ा को अपने कब्जा में लेने के लिए ही किया था। वहीं मिडिल ईस्ट से एक और ख़बर आ रही है, जिसमें UAE और सऊदी अरब के बीच
यमन में हुए झड़पों को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी और एक बार फिर से अब यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने हैं। और इस वक्त जो मुहाज है वह पूर्वी अफ्रीका है, जहां पर सऊदी और यूएई अपना अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। वहीं यूएई का इससे पहले अफ्रीकी देशों से काफ़ी अच्छा संबंध रहा है और यूएई के तरफ से बहुत पहले से ही अफ्रीकी देशों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए गए थे। लेकिन अब सऊदी अरब भी मैदान में कूद गया है और अब वह यूएई के वर्चस्व को कम करने के लिए अफ्रीका में भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। कहीं ना कहीं अब यूएई और सऊदी अरब के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई थी वह यमन से निकलकर अफ्रीका और लाल सागर तक पहुंच गया है। सऊदी अरब इस वक्त अफ्रीकी देशों में यूएई के वर्चस्व को कम करने के लिए सोमालिया और मिस्र के सैन्य बलों के साथ नए संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं और सोमालिया और मिस्र की सेना के साथ सऊदी अरब के यह नए ताल्लुकात काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सोमालिया और मिस्र की सेनाएं सऊदी अरब की सेना के साथ मिलकर नए स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे और साथ में मिलकर पूर्वी अफ्रीका से लेकर लाल सागर से लेकर अरब सागर तक इन सभी इलाकों पर सऊदी अरब सोमालिया और मिस्र की सेना के साथ मिलकर अब नए संबंध बनाते हुए इन जगहों पर नए स्ट्रेटेजी के साथ नए प्लानिंग कर रहा है, जिससे इन इलाकों पर सऊदी का वर्चस्व कायम हो सके और यूएई के अफ्रीकी देशों के संबंध को कमज़ोर किया जा सके। क्योंकि यूएई के जो अफ्रीकी देशों से जो पुराने संबंध है वह काफ़ी मजबूत थे, जिसमें यूएई का पकड़ समुद्री इलाकों से होते हुए अफ्रीकी देशों तक काफ़ी मजबूत था। लेकिन अब सऊदी अरब के सोमालिया और मिस्र के साथ और इन दोनों देशों के सैन्य बलों के साथ सऊदी अरब का नया संबंध लाल सागर से लेकर पूर्वी अफ्रीका और अरबियन सी तक सऊदी अरब को नया वर्चस्व कायम करने में काफ़ी मदद करेगा। वहीं इसके अलावा सऊदी अरब और भी अफ्रीकी देशों को साधने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह अफ्रीका के देशों में भी अपने पकड़ को मजबूत कर सके और यूएई के साथ वर्चस्व की लड़ाई में वह यूएई को मात दे सके। वहीं पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया के साथ सऊदी अरब के यह नए मिलिट्री अनुबंध के बाद सोमालिया ने अपने पुराने यूएई के जो ताल्लुक थे, जिसमें यूएई ने सोमालिया में कई विभागों में अपने इन्वेस्टमेंट किए थे, उससे सोमालिया ने यूएई से अपने संबंध को तोड़ लिया है और वह कहीं ना कहीं सऊदी अरब से हाथ मिलाने के बाद यूएई से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि सऊदी अरब के सोमालिया के साथ आने के बाद सोमालिया और यूएई के रिश्तों के बीच दरार आना शुरू हो गया है और इसके लिए सीधे तौर पर यूएई की नज़र में सऊदी अरब ही जिम्मेदार है। वहीं इस वक्त सऊदी अरब और यूएई के वर्चस्व की लड़ाई को देखकर जो पहले यमन से शुरू होकर अब पूर्वी अफ्रीकी देश तक पहुंच गया है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट के देश अब आपस में ही एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इससे पहले भी मिडिल ईस्ट में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं। इससे पहले सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर देश कतर पर भी कई प्रतिबंध लगाए थे, जिसे दुनिया उस वक्त कतर के खिलाफ यूएई और सऊदी अरब के गठजोड़ को वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर ही देख रहे थे। लेकिन आज से 3-4 साल पहले उस वक्त सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर जिस तरह से कतर का बाइकाट किया था और कतर को मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिश सऊदी अरब और यूएई की तरफ से किया गया था, इसमें यूएई और सऊदी अरब को बुरी तरह से मात मिला था और कतर इस वर्चस्व की लड़ाई में यूएई और सऊदी अरब पर पूरी तरह से भारी पड़ा था। सऊदी और यूएई के प्रतिबंधों के बावजूद भी कतर उस वक्त लगातार तरक्की करता गया और अपनी करेंसी को मजबूत करता गया और इस प्रतिबंध का असर कतर पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा था, जिसके बाद अब सऊदी अरब और यूएई खुद आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं यह वर्चस्व की लड़ाई आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट के खात्मे की गवाही दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब मिडिल ईस्ट के देश अपने इत्तेहाद को भूलकर आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे आने वाले वक्त में कोई एक गलत फैसला पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर राख कर देगा। वैसे ही अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों का नज़र इस वक्त पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर है। आप सबकी इन खबरों पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।